मणिपुर के छोटे से जंगल में एक बंटी कबूतर एक सुनार की दुकान में काम करता था। उसका मालिक कड़क सेठ बहुत ही लालची और कंजूस था। इसके साथ वो हर किसी पर शक किया करता था। उसकी दुकान में बंटी बहुत सालों से काम करता था, लेकिन हर रोज दुकान बंद करने से पहले कड़क बंटी की तलाशी करवाता था। लेकिन बंटी कभी भी बुरा नहीं मानता था। वो शिवजी का भक्त था। कड़क सेठ कहता है, बंटी, अब से त्योहार और शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। मुझे इस बार ज्यादा से ज्यादा बिक्री चाहिए। कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, मैं आपके यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। आज तक इस दुकान से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, लेकिन क्या इस बार आप मेरी पगार बढ़ाएंगे? तो कड़क कहता है, नहीं, हर साल कोई ना कोई नुकसान होता ही है। अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं पगार बढ़ा दूंगा। कड़क सेठ का एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो घर से पैसे चुरा लेता था। एक दिन कड़क सेठ बाहर गांव गया था। उसके पीछे से टिल्लू दुकान में आ जाता है और दुकान से पैसे और हीरे की अंगूठी चुरा लेता है। दुकान बंद करते समय बंटी देखता है कि पैसे और हीरे की अंगूठी गायब है। वो सेठ जी को बताता है। कड़क वापस आकर देखता है तो बंटी पर ही भड़क जाता है। ये क्या बंटी, इतने साल तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि इस बार अगर नुकसान नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी, मेरा भरोसा कीजिए, आपका बेटा टिल्लू दुकान आया था तब ही ऐसा हुआ है। तो कड़क कहता है, मेरे बेटे को तुम बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मेरी नुकसान की भरपाई करके दो। कुछ दिनों बाद टिल्लू दुकान में आता है। तब कड़क सेठ दुकान में नहीं रहता है और वो बंटी के पीछे 1 लाख वाला फोन चुरा लेता है। बंटी दुखी मन से दुकान से चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भोलेनाथ, मैंने कभी भी किसी का 1 रुपया नहीं चुराया है। अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा कलंक मेरे मत्थे लग गया है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं कड़क सेठ को पैसे दे सकूं। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? मुझे आप ही रास्ता दिखाए। उसका रोना सुनकर पेड़ के पीछे से साधु आता है और उसे कहते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने दुखी हो? तुम तो बहुत सीधे सीधे दिखते हो, मुझे बताओ। बंटी पूरी बात साधु को बता देता है। साधु अपने कमंडल से एक रुद्राक्ष निकाल कर देते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम तो भोलेनाथ के भक्त हो। फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जय भोले बाबा। बंटी के वहाँ से जाते ही साधु का रूप बदल जाता है। वो शिवजी थे जो अपने भक्त से मिलने आए थे। दूसरे दिन, अरे ये क्या, मेरी दुकान से आज फिर से पैसे चोरी हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो बंटी भी नहीं है। तो साधु कहते हैं, कड़क सेठ, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारा बेटा टिल्लू असली चोर है। बंटी जैसा नेक दिल ईमानदार को उसे वापस रख लो। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर बंटी शिवजी आराधना कर रहा था। तभी उसे कड़क सेठ मिलने आता है। बंटी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे एक चमत्कारी साधु बाबा ने दर्शन देकर सब सच सच बताए हैं। साधु बाबा, वो जरूर भोलेनाथ है। आप मुझसे माफी मत मांगिए कड़क सेठ जी। तुम सच कह रहे थे, टिल्लू ही असली चोर है। मैं उसकी जेब की तलाशी लेकर आया हूँ। अब से तुम पूरी दुकान संभालोगे और 1 साल बाद मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की एक दुकान खोल कर दे दूंगा। तुम्हारे कारण ही मुझे भी शिव जी के दर्शन हुए हैं। तुम जैसे भक्त को हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा। फिर बंटी पूरी ईमानदारी के साथ फिर से काम में लग जाता है और शिवजी की कृपा से सेठ को अच्छा मुनाफा होता है और 1 साल बाद वो बंटी के लिए दुकान खोल देता है। इस तरह से बंटी की भक्ति उसकी रक्षा करती है। वो भोले बाबा की भक्ति रोज करता रहता है।
बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर। फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं एक साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं? कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना, मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है। चंपक वन में सुंदर एक गरीब धोबी था। वो लोगों के कपड़े धोता था
और कपड़े प्रेस करके पैसे कमाता था। सुंदर शिव जी का भक्त था। वो हर दिन शिव जी को जल चढ़ाता था, बेलपत्री अर्पित करता था। सुंदर की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर दिन अपने स्त्री को शिव जी के सामने रखकर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद काम शुरू करता था। सुंदर अपने बेटे बंटी और बबलू पीलू के साथ रहता था। एक दिन काम करते करते बेहोश हो जाता है। उसे डॉक्टर अब से काम करने से मना कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन इस दुर्घटना में उसकी स्त्री टूट जाती है। पिताजी, आपकी तबीयत खराब हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि एक नहीं सुनते। आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनसे कहिए ना कि इन्हें सद्बुद्धि मिल जाए और ये काम करने लगे। बेटी, इस बात के लिए शिव जी को तकलीफ नहीं देते हैं। पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। बंटी बेटा, शिव शंभू का आशीर्वाद ले और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा। तू कुछ कमाता नहीं है और अब मेरी तबीयत के कारण मैं काम नहीं कर पाता हूँ। तू अपने लिए स्त्री खरीद ले। पिताजी, आपके जमाने में ये सब चलता था, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। आप किसी का कहना नहीं मानते हो, आप बहुत जिद्दी हो। ये नहीं तो कोई और काम शुरू कर दो। लेकिन बंटी उनकी बात नहीं मानता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू दुखी हो जाती है तो सुंदर शिव के पास उसको लेकर जाता है। हे भगवान शिव जी, मुझे पता है ये सब आपकी लीला है प्रभु। आप मेरी बहू की प्रार्थना सुनिए। हे शिव शंभू, कृपा करके मेरे पति को सही रास्ते में लाइए। ऐसे में तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। कृपा करे प्रभु। और शिव जी उसकी भावनाओं को सुनकर प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, सुंदर, मेरा बहुत प्यारे भक्त हो आप। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अपने परम भक्त के बेटे को भटकने नहीं दूंगा। मैं उसका कल्याण करूंगा। जो हो भोलेनाथ, आपकी जय हो शिव शंभू। जय हो शिव शंभू जी की। और ऐसे ही एक दिन बंटी जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, क्या तुम्हारा नाम बंटी है? प्रणाम साधु महाराज जी, आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो तुम्हारे पिताजी सुंदर का भी नाम पता है और तुम्हारी पत्नी पीलू का भी नाम पता है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? अगर करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। साधु महाराज, आपको नाराज करके मैं शाप नहीं लूंगा। बताइए क्या काम है? और फिर साधु के कहने पर बंटी पत्थर लेकर आता है और साधु के कहने पर वो अलग अलग औजार लेकर उस पत्थर को तराशने लगता है। साधु उसे एक पत्थर की स्त्री बनवा लेता है और फिर उससे कोयला मंगवाकर उसको इस्त्री करवाने के लिए लगा देते हैं। कुछ दिन डर के कारण बंटी इस्त्री करने लगता है और फिर उससे कमाई होने लगती है। फिर एक दिन बंटी साधु से कहता है, साधु बाबा, आपने तो मुझे प्रेस करवाने वाला बना दिया। बंटी, क्या तुम्हें अपने पिता का ख्याल नहीं है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल नहीं है? तुम डर के कारण मेहनत किए क्या तुम रोज काम नहीं कर सकते हो? आप कौन हैं? और साधु जी की जगह शिव शंभू प्रकट हो जाते हैं। शिव शंभू जी, माफ कीजिए भगवान, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी मेरे भक्त है, तुम्हारी पत्नी मेरी भक्ति की। मैं तुम्हारी दुर्गति होने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए काम शुरू करो बेटा। घर के लिए, परिवार के लिए और अपना फर्ज निभाओ। मेरा आशीर्वाद है। हे शिव जी, मैं अपने पिताजी को तकलीफ दिया, अपनी पत्नी को तकलीफ दिया। अब आपके आशीर्वाद से मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा और घर का ख्याल रखूँगा। इसके बाद बंटी अपना पत्थर के प्रेस से कपड़े प्रेस करने का काम शुरू कर देता है। अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखता है। अब से वो पीलू और सुंदर के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन अभिषेक करता था। पीलू बहुत खुश हो जाती है और शिव जी को धन्यवाद देती है। बेटा, तू तो शिव जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब तू पत्थर की स्त्री बनाने का काम भी शुरू कर दे। जी पिताजी, आपका ख्याल सही है।
भोलेनाथ, शिव शंभू महाराज जी की जय हो। और बंटी पत्थर का प्रेस बनाने का काम शुरू कर देता है और बहुत जल्द ही सफल हो जाता है। शिव शंभू जी की आशीर्वाद से उनकी आराधना करते हुए बंटी और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है। बेलापुर गांव के जंगल में हर साल बहुत ठंड पड़ती थी और बर्फ गिरती थी। इस दौरान सारे पक्षी अपने लिए स्वेटर पहले से जमा कर लेते थे, लेकिन जब से इस गांव का मुखिया कड़कनाथ कौवा बना, तब से वो अपने दोस्त जाबाज चील के साथ पहले से स्वेटर का स्टॉक जमा कर लेता था और बाद में ज्यादा दामों में उसे बेचता था। कोई आवाज उठाए तो वो दोनों दादागिरी दिखाते थे और किसी की भी नहीं सुनते थे। जाबाज जी, आपकी स्वेटर पहनने के बाद खुजली होती है और ये गर्म भी कम होती है। हरिया काका, तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए खुजली होती है और ज्यादा ठंड लगती है। मेरे स्वेटर तुम्हें पहनना है तो पहनो, नहीं तो भागो यहाँ से। मुझे अपनी स्वेटर की शिकायत नहीं सुननी है। हमारी दुकान के अलावा कहीं स्वेटर मिलेगी नहीं, समझे? उनकी इस दादागिरी से सब घबराए हुए रहते थे। एक बार पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ जंगल में रहने आती है और वो उसका पति मिलकर स्वेटर की दुकान खोल लेते हैं। पीलू घर में स्वेटर बनाती थी और बबलू दुकान में बेचता था। सुनिए जी, बहुत मुश्किल से हमने पैसे जोड़कर ये स्वेटर बुनाई का काम शुरू किए हैं। अगर सब अच्छा चला तो जल्दी ही हम अपने लिए एक दुकान खरीद लेंगे और उसके बाद खुद का घर खरीद लेंगे। हाँ पीलू, हमें आगे अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचना होगा। ऐसे मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ की स्वेटर को पूरे जंगल वाले पसंद करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पीलू और बंटी की दुकान अच्छे से चलने लगती है। पीलू की स्वेटर बहुत डिजाइनर और अच्छी क्वालिटी के ऊन से बनी होती थी, जिसके कारण औरतें और लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करते थे। कम दाम होने की वजह से सभी पक्षी उन्हीं के यहाँ स्वेटर खरीदते थे। जाबाज की दुकान में भीड़ कम लगती है। ये देखकर जाबाज गुस्से में आ जाता है और पीलू और बंटी की दुकान जाता है। सुना है तुम लोग जंगल में नए नए हो, मैं जाबाज चील हूँ, कड़क सेठ का पक्का दोस्त। तुम्हें पता नहीं है क्या, पूरे जंगल में मेरी ही स्वेटर की दुकान थी। तुम लोग स्वेटर कैसे बेचने लगे? चलो अपनी दुकान बंद करो। अरे जाबाज जी, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? आप भी अपनी स्वेटर की क्वालिटी ठीक कर लो तो इतने ठंड में ऐसे भी लोग स्वेटर खरीदेंगे ना। बंटी कबूतर, तू मुझे सिखा रहा है, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और जाबाज उनकी दुकान को तोड़ फोड़ देता है। तभी वहाँ पर कड़क सेठ आता है। कड़क जी, आप यहाँ के मुखिया हैं, इस जाबाज चील से हमारी रक्षा करो। ये सही कह रहा है, तुम लोग कोई और काम धंधा कर लो। पीलू और बंटी समझ जाते हैं कि कड़क उनकी मदद नहीं करेगा। अब हमारा क्या होगा? बड़ी मुश्किल से हमने दुकान शुरू की थी, लोगों को हमारे स्वेटर्स कितने पसंद आ रहे थे। अब क्या हम मजदूरी करेंगे? तुम देखना पीलू, एक दिन इस जाबाज को और इस कड़क सेठ को इनके बुरे कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंडी का मौसम आ जाता है। पूरे जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। सुनो जाबाज, मुझे पता चला है कि इस बार बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी। इस बार जंगल बर्फ से ढक जाएगी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत ठंड भी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है खड़क। तूफानी बर्फबारी में हम और भी ज्यादा पैसे कमाएंगे और ज्यादा दामों से स्वेटर बेचेंगे और कोई हमें मनमानी करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों के पास स्वेटर खरीदने के लिए कोई और दुकान ही नहीं है ना। अब तो हम और भी अमीर बन जाएंगे। ये बात पीलू एक पेड़ के पीछे से सुन लेती है और तुरंत बंटी को सब कुछ बता देती है। बंटी ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लाई हो पीलू, क्योंकि जब बर्फबारी होगी तब हम भी स्वेटर बेचेंगे, लेकिन कम दामों में। उसके बाद
देखना कि इन दोनों बदमाशों के साथ क्या होता है। पूरा जंगल इनकी पिटाई कर देगा। जल्दी ही बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंडी तूफानी हवाएं चलती है और ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में कड़क और जाबाज अपनी स्वेटर बेचने के लिए निकलते हैं और गांव वालों से एक स्वेटर के 1000 रुपए वसूल करने लगते हैं। यह बहुत गलत बात है। आप हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इतनी मुसीबत में हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप 1000 की स्वेटर बेच रहे हो। क्या करे बबली, कोई और स्वेटर भी तो नहीं बनाते हैं। एक पीलू थी, उसकी दुकान भी इन्होंने बंद करवा दी। सुनो, तुम लोगों को खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो भागो यहाँ से। हाँ, ज्यादा हल्ला मत करो, तुम्हारी मजबूरी है तो हम क्या करें। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आ जाते हैं और अपनी स्वेटर को सिर्फ 500 रुपए में लोगों को बेचने लगते हैं। किसी किसी को तो वो 200 रुपए में भी स्वेटर दे देते हैं। सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स ले लो। जाबाज और कड़क के घटिया स्वेटर 1000 रुपए में है। इन्हें देखो, सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स। ओ हरिया काका, बबली दीदी, यहाँ आओ। अरे तुम दोनों फिर से आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। तुम्हें दोनों को बर्फ में फेंक देना पड़ेगा, तभी तुम लोग सुधरोगे। उनकी धमकी सुनकर पक्षी गुस्से में आ जाते हैं। तुम दोनों बदमाश इतनी ही बड़ी मुसीबत में भी लोगों को लूट रहे हो अपनी घटिया और सस्ते क्वालिटी की स्वेटर से, और इन भले बंटी और पीलू को धमकी दे रहे हो। इन्हें पकड़कर पीट दो। गुस्से में लोग जाबाज और कड़क की स्वेटर की दुकान तोड़ फोड़ देते हैं। जाबाज और कड़क की बहुत पिटाई करते हैं। हमें माफ कर दो गांव वालों, हमने तुम सबको बहुत लूटा है। मैं और कड़क तुम्हारे लिए सेवा करेंगे। हाँ हाँ, अब से हम दोनों सुधर जाएंगे और किसी को भी तंग नहीं करेंगे। हमने तुम्हारी मुसीबत में साथ देने के बजाय तुम्हें डराते धमकाते रहे, हमें माफ कर दो। थोड़े दिनों बाद तूफान और बर्फबारी रुक जाती है। पीलू और बंटी स्वेटर्स बनाना जारी रखते हैं। बंटी जी, हमारी दुकान आसपास के जंगल में भी फेमस हो गई है। अब तो बहुत ग्राहक आने लगे हैं और अब हम अपनी खुद की बड़ी दुकान खोलेंगे और घर भी लेंगे। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप कड़क और जाबाज को सही समय पर सही जवाब दिए। ये सब तुम्हारी मेहनत और गांव वालों की प्यार की नतीजा है पीलू। और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। करेलापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका पति बबलू और बेटी बबली भी उसी के साथ रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन बबलू जब मजदूरी करके लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। घर के खर्चे का बोझ अब पीलू पर आ जाता है। पीलू, ये क्या हो गया? मैं तो अपाहिज हो गया हूँ, पता नहीं कब ठीक होऊंगा। अब तो पूरे घर के खर्चे का बोझ तुझ पर आ गया है। बेटी की स्कूल की फीस, किराया, मेडिकल का बिल, क्या क्या संभालेगी तू? आप चिंता मत करो जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं मेहनत करूंगी, आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी। बेटी, तो अपने पापा का ख्याल रखना। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। फिर पीलू काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसके हरी तोती की चाय की दुकान में काम मिलता है। कुछ दिनों तक उसका खर्चा चल जाता है, लेकिन एक दिन, पीलू आंटी, अब मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी दुकान बंद करने वाली हूँ। अब मैं अपने पति के साथ विदेश जाने वाली हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ, इसलिए तुम कोई और काम देख लेना। ऐसे हरी पीलू को समझाती है। पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। जब वो घर जाती है तो उसकी मकान मालकिन वहाँ पर बैठी रहती है। पीलू, 3 महीने हो गए हैं, मुझे किराया नहीं मिला। अब और देर नहीं चलेगी। किराया देना है, नहीं देना है तो घर खाली कर देना। हे भगवान, हमको सहारा दो। मुझसे अपने घर की हालात देखी नहीं जाती। मुझे हिम्मत दे भगवान। आखिर मुझे कोई काम क्यों नहीं देता है? मैं क्या करूं? घर में बीमार पति है, पढ़ने वाली बेटी है। अगले दिन फिर से पीलू काम की
की तलाश में जाती है। तभी वो एक बैम्बू की खेत के ऊपर से निकल रही होती है। उसकी नजर बम्बू पर पड़ती है। जाबाज जी, मुझे आपके बम्बू के खेत में काम दोगे क्या? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। बहन, बैम्बू के खेत में ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। मैं अकेला ही सब कुछ कर लेता हूँ। हाँ, अगर तुम बम्बू खरीदना चाहो तो मैं तुम्हें ये सस्ते दामों में बेच सकता हूँ। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर जाबाज से कहती है पीलू, जाबाज भैया, आप ये मेरे कान के कुंडल गिरवी रख लो और मुझे बम्बू उधार में दे दो। अरे नहीं बहन, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे घर की हालात जानता हूँ। वैसे क्या करोगी इन बम्बू का? मैं बम्बू चिकन बनाऊंगी और उसे बेचूंगी। बहुत अच्छा ख्याल है बहन। एक काम करो, तुम मुझसे बम्बू आधे दाम में ले जाओ। जब तुम्हारी कमाई होने लगे तो आधे दाम वापस चुका देना। और मेरा दोस्त कालू कौवा तुम्हें ऐसे ही उधार में चिकन दे देगा, लेकिन तुम 2 दिनों में पैसे वापस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं आपके पैसे 2 दिनों में दे दूंगी। फिर पीलू जाबाज से बम्बू और कालू से चिकन लेकर घर आती है और फिर घर में बम्बू चिकन की तैयारी करती है और अगले दिन उसे ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। बैम्बू चिकन ले लो, गर्मा गर्म बैम्बू चिकन, चटपटा स्वादिष्ट बैम्बू चिकन। तो वहाँ पे सुंदरी आती है। बहन, ये बम्बू चिकन कितने की है? मैंने तो कभी बम्बू चिकन के बारे में सुना ही नहीं था। सिर्फ 50 रुपए प्लेट है सुंदरी बहन। ये मेरे गाँव की स्पेशल डिश है। इसको यहाँ पे कोई नहीं जानता है। एक बार खा के तो देखो। मुझे पहले एक चखने के लिए दो, अगर अच्छी लगी तभी पैसे दूंगी। सुंदरी एक बैम्बू चिकन खाती है। वाह बहन, बैम्बू चिकन तो कमाल की है। ये लो पैसे और मुझे 5 प्लेट पैक कर दो। मैं कल अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारे पास आऊंगी। ये सुनकर पीलू बहुत खुश होती है। पीलू शाम में दुकान बंद करके सबसे पहले जाबाज और कालू को उनकी उधार की रकम वापस कर देती है और एक एक प्लेट उन्हें भी बैम्बू चिकन देती है। पीलू बहन, अब तो तुम्हारी गरीबी दूर हो ही गई समझो। अब तो मैं तुम्हें रेगुलर बैम्बू सप्लाई करूँगा। पेमेंट की तुम चिंता मत करना। ऐसे बैम्बू चिकन तो विदेशों में भी नहीं मिलता होगा। मेरी तरफ से तुम्हें चिकन मिलता रहेगा। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकलती है और उसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। पीलू दिन रात मेहनत करके बैम्बू चिकन बनाती रहती है। एक दिन वो अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वाह पीलू बहन, अब तो बबलू भैया बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लगता है इन्हें खूब बम्बू चिकन खिला रही हो। अब कुछ ही दिनों में ये चलने फिरने भी लगेंगे। डॉक्टर साहब, पीलू ना होती तो मैं तो बहुत निराश हो जाता। पीलू की मेहनत के कारण ही मैं और मेरी बेटी अच्छे से हैं। इसने अकेले अपने दम पर इतना अच्छा काम शुरू कर ली और मेरा पूरा इलाज करवाया। ऐसी पत्नी पर तो मुझे बहुत गर्व है। आखिर पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही तो होते हैं ना डॉक्टर साहब। पीलू मकान मालकिन का किराया भी पूरा दे देती है। फिर बहुत जल्द ठीक होने पर बबलू भी पीलू की मदद करने लगता है और वो होम डिलीवरी शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। जल्दी ही पीलू का बैम्बू चिकन आसपास के जंगल में भी फेमस हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद पीलू और उसका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगता है। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं। आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी,
हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे, आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच बबलू, पीलू, पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर देके आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू, पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे।